इंटरव्यू एक ऐसा शब्द जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये सच जानने की एक कला है या फिर हमारी जिंदगी में एक तरह का हमला? पत्रकारिता का ये सबसे आम टूल है, पर शायद सबसे ज्यादा विवादित भी। इस पर लोगों की राय, समझिए, जमीन आसमान का फर्क रखती है। तो सवाल सीधा सा है, इंटरव्यू असल में है क्या? सच का जरिया या हमारी जिंदगी में एक जबरदस्ती की घुसपैठ? तो चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इसके सख्त खिलाफ हैं। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग को ही ले लीजिए। उन्होंने तो इसे बहुत ही कठोर शब्दों में कहा था, ये अनैतिक है, ये एक जुर्म है, कायरता से भरा और घिनौना। कोई भी इज्जतदार इंसान ना तो ऐसा सवाल पूछेगा और ना ही इसका जवाब देगा। और देखिए, वो अकेले नहीं थे ऐसा सोचने वाले। एलिस इन वंडरलैंड बनाने वाले लुइस कैरल, उनको तो इंटरव्यू लेने वालों से एक तरह का, कह सकते हैं, सच्चा खौफ था। उन्हें इस बात से डर लगता था कि लोग उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह पूजने लगेंगे, और इसी डर से वो किसी भी इंटरव्यू देने वाले से दूर भागते थे। यहां तक कि सॉल बेलो जैसे लेखक जो इंटरव्यू देते भी थे, उन्होंने भी इसका जिक्र कुछ ऐसे किया है कि सुनने में ही घुटन महसूस हो। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू ऐसा लगता है जैसे उनकी सांस की नली पर किसी ने अंगूठे से दबा दिया हो। सोचिए कितनी बेचैन करने वाली बात है ये। और देखिए, ये जो बहस है ना, ये कोई नई नहीं है। 130 से भी ज्यादा साल हो गए जब से इंटरव्यू इजाद हुआ है। तब से ही कलाकार, लेखक और पत्रकार इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये एक कला है या एक हमला। और इस पूरी बहस को और गहराई से समझने के लिए हम बात करेंगे एक बहुत ही खास शख्स की। मिलिए प्रोफेसर अम्बर्टो इको से। तो कौन थे ये अम्बर्टो इको? भाई, वो बुलोग्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो सेमियोटिक्स यानी चिन्हों और संकेतों की पढ़ाई के माहिर थे। मध्ययुगीन कला और सौंदर्य पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। वो निबंध भी लिखते थे, बच्चों के लिए किताबें भी लिखते थे। अरे हाँ, और इन सब के अलावा वो एक नॉवेलिस्ट भी थे। लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी, वो एक एकेडमिक थे। उन्होंने 40 से ज्यादा स्कॉलरली वर्क्स, मतलब विद्वानों वाले लेख और किताबें पब्लिश की। और अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, उनके लिखे हुए नॉवेल्स कितने थे? सिर्फ 5। है ना ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट? 40 से ज्यादा एकेडमिक काम और सिर्फ 5 नॉवेल। खास तौर पर जब हम ये सोचते हैं कि दुनिया उन्हें असल में किस लिए जानती है। 40 से ज्यादा अकादमिक किताबें और 5 बेस्ट सेलिंग नॉवल। ये सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर कोई अकेला इंसान ये सब कैसे कर लेता है? उनकी इस जबरदस्त प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट क्या था? इको का जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा था। वो इसे कहते थे इंटरस्टिसीज। अब ये क्या है? ये हमारी जिंदगी के वो खाली पल होते हैं, दो कामों के बीच का वो छोटा सा वक्त, जैसे मान लीजिए लिफ्ट का इंतजार करना। इको ने खुद इस बात को बड़े मजेदार अंदाज में समझाया था। वो कहते थे, जितनी देर में किसी की लिफ्ट पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक पहुंचती है, उतनी देर में तो मैं एक आर्टिकल लिख चुका होता हूं। इससे उनका नजरिया बिल्कुल साफ हो जाता है। और यहाँ पर असली कुंजी है। ऊपर से देखने पर उनके काम बिखरे हुए लग सकते हैं, लेकिन इको के लिए यह सब एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं थी। सब कुछ उनके मूल दार्शनिक सवालों से ही निकला था। वो हमेशा एक ही काम कर रहे थे, बस अलग अलग तरीकों से। इस कमाल की तस्वीर के बारे में सोचिए। इको का मानना था कि उन सभी खाली जगहों को हटाकर ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी के आकार का बनाया जा सकता है। ये समय पर महारत हासिल करने, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने जैसा है। ये अनुशासन से कहीं ज्यादा है, ये ताकत है। इको की खासियत सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं थी। उनकी कामयाबी का एक और बड़ा राज था उनका लिखने का स्टाइल। उनका एक नैरेटिव अप्रोच था, मतलब वो एक स्कॉलर थे जो लिखते एक कहानीकार की तरह थे। तो इको खुद को क्या मानते थे? उन्होंने साफ साफ कहा था, मैं एक प्रोफेसर हूं जो इतवार को नॉवेल लिखता है। देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। उनकी पहली पहचान एक एकेडमिक की ही थी, और यही सोच उनके लिखने के एकेडमिक स्टाइल में भी साफ दिखती थी। वो अपनी रिसर्च की पूरी कहानी सुनाते थे, जिसमें उनके सारे ट्रायल्स और एरर्स, मतलब सारी गलतियां और खोज, सब शामिल होता था। ये उस एकेडमिक दुनिया के लिए एकदम नई बात थी, जो आमतौर पर बहुत सूखी और पर्सनल टच के बिना होती है। अब देखिए, होता क्या है, एक रेगुलर एकेडमिक पेपर में एक हाइपोथेसिस होती है, उसे साबित किया जाता है और फिर नतीजे बताए जाते हैं। पर इको ने क्या किया? उन्होंने अपनी रिसर्च की पूरी जर्नी की कहानी सुनाई। इस कहानी वाले स्टाइल ने मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को भी दिलचस्प और पर्सनल बना दिया। और शायद इसी स्टाइल ने उनके सबसे मशहूर काम की जबरदस्त कामयाबी में एक बड़ा रोल निभाया।
तो चलिए अब बात करते हैं उनके उस बेस्ट सेलर के रहस्य की, द नेम ऑफ द रोज। इस नोवेल की दुनिया भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। मतलब ये एक जबरदस्त हिट था। लेकिन इसकी कामयाबी जितनी बड़ी थी उतनी ही हैरान करने वाली भी। सोचिए, उनके अमेरिकन पब्लिशर को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि 3000 से ज्यादा कॉपीज बिकेंगी, वो भी एक ऐसे देश में जहां किसी ने कैथीड्रल नहीं देखा है और ना ही कोई लैटिन पढ़ता है। तो उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। और ये राज तब और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये नॉवेल कितना सीरियस था। मतलब एक लेवल पर तो ये एक जासूसी कहानी थी, ठीक है, लेकिन साथ ही ये मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडिवियल हिस्ट्री यानी मध्ययुगीन इतिहास की गहराइयों में उतर जाती थी। तो फिर इको ने खुद इस कामयाबी को कैसे समझाया? उनका मानना था कि पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट्स अक्सर रीडर्स को कम आंकते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि लोगों को सिर्फ ट्रैश यानी हल्की फुल्की चीजें ही पसंद हैं। पर इको को लगता था कि लोग असल में मुश्किल और मीनिंगफुल पढ़ने के एक्सपीरियंस चाहते हैं। लेकिन आखिर में इको खुद भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस किताब की कामयाबी एक रहस्य है। कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। ये उस वक्त क्यों चल गई, ये एक मिस्ट्री है। और शायद सबसे बड़ी कामयाबी का राज यही होता है, ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते। तो इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि जिंदगी के किसी बड़े काम का सीक्रेट किसी ग्रैंड प्लान में नहीं होता, बल्कि उन छोटी छोटी कहानियों में होता है जो हम अपने खाली पलों में बुनते हैं। तो सवाल यह है कि वो कौन सी कहानी है जो किसी के खाली पलों में अपना आकार लेने का इंतजार कर रही है।